Student, today we are going to start with topic development of resources. As we know that the resources are the vital for human survival, right? और हम ये देखते हैं कि कहीं ना कहीं resources एक हमें quality of life देते हैं और कहीं ना कहीं ये हम सोचा जाता है कि या ऐसे सोचा जाता था कि resources are the free gift of nature. जैसे मैंने previous वीडियो में बताया था, नहीं बच्चे, resources free gift of nature नहीं है, उन्हें तो हम अपनी नॉलेज से अपनी टेक्नोलॉजी से कन्वर्ट करते हैं उनको रिसोर्सेज में, राइट। फिर जो ह्यूमन बीइंग होता है उन्हें यूज करता है। कई लोग ऐसे होते हैं जो इनडिस्क्रिमिनेटली यूज करते हैं। इनडिस्क्रिमिनेटली यानी बिना कुछ सोचे समझे, मिल रहा है बस यूज करते जाओ। और यही एक रीजन है जिसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है ह्यूमन बीइंग को। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट विच काइंड ऑफ प्रॉब्लम। पहली चीज, डिप्लेशन ऑफ रिसोर्सेज, यानी रिसोर्सेज हमारे खत्म हो रहे हैं। अगर हम एक जो फ्यू ग्रीडी लोग हैं, वो लोग रिसोर्सेज को ऐसे ही आंख बंद करके यूज करते चले जाएंगे, मतलब ज्यादा से ज्यादा रिसोर्सेज को यूज करेंगे, तो डेफिनेटली रिसोर्सेज का डिप्लेशन तो होना ही है, कमी तो आनी है। फिर उसके बाद है हमारी पूरी सोसाइटी क्या होती है, दो पार्ट्स में बट जाएगी, हैव और हैव नॉट। हैव बोले तो जो रिच लोग हैं, एंड हैव नॉट इट मीन्स जो पुअर लोग हैं, जिनके पास रिसोर्सेज नहीं है। अब जो रिच है उनके पास रिसोर्सेज तो बहुत सारे हैं ना, वो लोग खरीद खरीद के अपनी चीजों को यूज कर सकते हैं, वेस्ट करते हैं वो लोग। ये लोग नहीं सोचते कि भाई किसी और को मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। और हैव नॉट बोले तो जो पुअर पीपल है, जो छोटी छोटी चीजों के लिए तरसता रहता है, राइट। तो पूरी सोसाइटी दो ग्रुप में बढ़ जाती है, हैव और हैव नॉट। अब इसे इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉयटेशन जो हम रिसोर्स का करते हैं, जो ह्यूमन बीइंग करता है, उससे बहुत सारा ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस हो सकते हैं। जैसे हमारा ग्लोबल वार्मिंग, जो ग्लेशियर्स वगैरह पिघलना, फॉरेस्ट में आग लग जाना, ये एक्सट्रीम टेम्परेचर होना, ओजोन लेयर में होल होना, जिसे हम ओजोन लेयर डिप्लेशन भी बोल रहे हैं, एनवायरनमेंट में पॉल्यूशन हो जाना और लैंड डिग्रेड होना। दीज आर द इकोलॉजिकल क्राइसिस। इकोलॉजिकल इम्बैलेंसेस हो जाएगा अगर हम ऐसे ही रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करेंगे, राइट। तो यहाँ पे डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज में हमने क्या देखा, हमने ये देखा अगर ह्यूमन बीइंग इनडिस्क्रिमिनेटली रिसोर्सेज को यूज करता है तो ये फॉलोइंग प्रॉब्लम होते हैं। द फर्स्ट वन इज डिप्लेशन ऑफ रिसोर्सेज, सेकेंड वन इज डिवाइड the society in two segments, have or have not, and third one is ecological crisis, right। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होता है, और इसीलिए हम क्या बोलते हैं कि भाई रिसोर्सेस का जो डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए ग्लोबल पीस के लिए, राइट। अब इतना तो हमें पता है कि प्रेजेंटली रिसोर्स जो डिप्लेशन हो रहा है वो कहीं ना कहीं जो फ्यू इंडिविजुअल हैं, जो कंट्रीज हैं, कहीं ना कहीं वो एक ट्रेंडिंग में मतलब कि बना हुआ है, और कहीं ना कहीं फ्यूचर में हमारा प्लेनेट डेंजर में हो जाएगा। डेंजर मतलब कहीं ना कहीं खतरे हमारे बढ़ जाएंगे, क्योंकि स्टिल पीपल आर यूजिंग दीज थिंग्स इनडिस्क्रिमिनेटली। लोगों को सोचना पड़ेगा भाई, रिसोर्स प्लानिंग बहुत जरूरी है हमारे सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस के लिए, हर एक फॉर्म ऑफ लाइफ के लिए, चाहे वो ह्यूमन बीइंग हो, चाहे वो एनिमल्स हो, चाहे वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ही क्यों ना हो। नाउ द टॉपिक इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या कहता है? डेवलपमेंट विदाउट डैमेजिंग द एनवायरमेंट, राइट। अब सस्टेनेबल बुक के अकॉर्डिंग देखें तो क्या है? सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट मींस डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द एनवायरमेंट। मतलब एनवायरमेंट को आप डैमेज मत पहुंचाओ, लेकिन डेवलपमेंट करो। डेवलपमेंट करने से कोई रोक नहीं रहा है, लेकिन एनवायरमेंट को परेशान मत करो, पेड़ मत काटो, राइट। फालतू में जो जमीनें पड़ी हुई हैं उन पे अर्बनाइजेशन मत करो। हर किसी को जो बेचारे जंगलों में रहते हैं उनका लाइवलीहुड मत छूनो। मतलब कुल मिलाकर आप डेवलपमेंट करें, लेकिन जो चीज नेचर की जैसी है उसे वैसे ही रहने दो। अगर आप एक पेड़ काट रहे हैं या दो पेड़ काट रहे हैं अपना कंस्ट्रक्शन करने के लिए, तो उसके बदले में 10 पेड़ लगाओ। दिस इज कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब इसी के लिए हुआ क्या, 1992 में रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट हुई। ये पहली अर्थ समिट हुई थी, जो पहली बार इस दुनिया में ऐसी कोई अर्थ समिट हुई थी सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लिए, जहां पे मोर देन 100 हेड्स ऑफ द स्टेट यानी कंट्री के लोग आए थे यहाँ पे। और रियो जगह है ब्राजील में, पूरा नाम रियो डी जेनेरियो है, और ये फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट था। और कहीं ना कहीं वो जो, अगर हम बोलेंगे इसका मोटिव क्या था, तो यहाँ पे डिस्कशन करना था। किस चीज का डिस्कशन करना था? एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए एट ग्लोबल लेवल पे,
राइट। सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सोशियो इकोनॉमिक इट मीन्स हमारी सोसाइटी में बहुत सारे ए लेवल्स प्रेजेंट हैं, हमें सबका इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना है, राइट, जिसमें सोशियो डेवलपमेंट में हमारे प्रोग्राम्स में हमारे या प्रॉब्लम्स में हमारा पॉपुलेशन आ जाता है, लिटरेसी आ जाता है, बहुत सारी चीज़ें आती हैं, उन सब मुद्दों पे यहाँ पे डिस्कशन हुआ। एंड कहीं ना कहीं अगर हम लीडर्स की बात करें तो उन्होंने एक डिक्लेरेशन को साइन किया ग्लोबल क्लाइमेटिक चेंज एंड बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के पे ऊपर, एंड द रियो कन्वेंशन ने कहीं ना कहीं कुछ फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स को बनाए, एंड इन लोगों ने एजेंडा 21, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, एजेंडा 21 इन्होंने अडॉप्ट किया। क्यों अडॉप्ट किया? फॉर अचीविंग द सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन द 21st सेंचुरी, राइट। ये था हमारा रियो डी जेनेरियो का अर्थ समिट 1992 का। अच्छा, अगर हम बात करें कि व्हाट वाज एजेंडा 21 या व्हाट वाज द मोटिव ऑफ एजेंडा 21, तो एजेंडा 21 का एम सिर्फ एक था। क्या? एजेंडा 21 का मोटिव था सस्टेनेबल डेवलपमेंट। हमेशा इस चीज को याद रखना। अब जब डिक्लेरेशन साइन किया गया वर्ल्ड लीडर्स के द्वारा 1992 में, कहाँ पे? UNCED का मीटिंग हुआ, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंट डेवलपमेंट, राइट, इसकी मीटिंग हुई थी। वही कहाँ पे? रियो डी जेनेरियो की ही बात कर रहे हैं, ब्राजील की बात कर रहे हैं। और इसका एम क्या था? टू अचीविंग ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट, राइट। अब ये जो एजेंडा थी, कहीं ना कहीं ये एनवायरमेंटल डैमेज, पॉवर्टी, डिजीजेस, कहीं ना कहीं एक कॉपरेशन की ये लोग डिमांड कर रहे थे, म्यूचुअल नीड्स की जरूरत थी, म्यूचुअल नीड्स चाहिए था इन लोगों का, ये लोग रिस्पॉन्सिबिलिटीज को शेयर करना चाहते थे। एंड कहीं ना कहीं इनका मेन जो ऑब्जेक्टिव था वो एजेंडा 21 था, और एक ऐसा एजेंडा जो लोकल गवर्नमेंट भी ड्रॉ करे अपने कुछ एजेंडा को, राइट। एजेंडा 21 कुछ पॉइंट्स रहे होंगे उनके, वो एजेंडा थे। उनका ये मानना था कि हर एक गवर्नमेंट इसको ऑप्ट करे, जो मीटिंग में है, जो मीटिंग में नहीं है वो भी ऑप्ट करे, राइट। अच्छा, अब हमारा आता है रिसोर्स प्लानिंग। रिसोर्स प्लानिंग क्या कहता है? द planning of resources या the uses of resources in a judicious way is called resource planning। याद रखिए वर्ड आएगा जुडिशियस यूज। जुडिशियस यूज मीन बहुत ही सही तरीके से सोच समझ के यूज करना इज कॉल्ड जुडिशियस वे। अच्छा, अगर हम रिसोर्स प्लानिंग क्यों जरूरत है, तो इट्स वेरी सिंपल। हमें रिसोर्स प्लानिंग की इसलिए जरूरत है क्योंकि हमारे यहाँ पे इंडिया जैसी कंट्री में एनॉर्मस डाइवर्सिटी है अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज की। कुछ रीजन ऐसे हैं दे आर एक्सट्रीमली रिच इन सर्टेन टाइप ऑफ रिसोर्सेज। फॉर एग्जाम्पल द स्टेट्स ऑफ झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, एंड यहाँ पे बेसिकली कोल डिपॉजिट्स आपको मिलते हैं, राइट। अरुणाचल की अगर बात करें तो अरुणाचल में अबंडेंस ऑफ वाटर रिसोर्स है, लेकिन कहीं ना कहीं इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट वहाँ पे नहीं हुआ है। और अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान भाई हमने पढ़ा हुआ है कि एंडोर्ड है, कैसे? सोलर और विंड एनर्जी में, बट वहां पे वाटर का स्कार्सिटी है, वाटर रिसोर्सेज प्रॉपर नहीं है। और अगर हम बात करें कोल्ड डेजर्ट ऑफ लद्दाख की, तो कहीं ना कहीं वो आइसोलेटेड है, एकांत में बसा हुआ है रेस्ट ऑफ द कंट्री से। वहां पे अगर हम और हाई ऑल्टीट्यूड पे जाएं तो वहां पे नेटवर्क वगैरह हमें नहीं मिलता है। तो कुल मिलाकर के हम ये बोल सकते हैं कि सम स्टेट्स आर वेरी रिच इन पर्टिकुलर रिसोर्सेज एंड सम स्टेट्स आर नॉट रिच इन दीज रिसोर्सेज, राइट। तो कहीं ना कहीं डेफिशिएंसी है रिसोर्स की। अब जैसे राजस्थान की बात करें, सोलर एंड विंड एनर्जी में तो बड़ा रिच है, एंड ऑन द अदर हैंड साइड अगर हम वाटर रिसोर्सेज की बात करें तो यहाँ पे इन रिसोर्सेज की कमी है। इसीलिए हमें बोला गया है कि भाई बैलेंस्ड रिसोर्स प्लानिंग करना बहुत जरूरी है, नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे, रीजनल एंड लोकल लेवल पे, ठीक है। अब रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया की अगर बात करें तो इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, बहुत ही पेचीदा प्रोसेस है। अब क्या चीजें इस शामिल होती हैं? पहला आता है बच्चे हमारा आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंट्री ऑफ रिसोर्सेज। सेकंड आएगा हमारा, हम इसमें यूज करेंगे अपने स्किल को, अपनी टेक्नोलॉजी को। फिर थर्ड हम क्या करेंगे, हम रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान को मैच करेंगे ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंटल प्लान्स। एक बार फटाफट शॉर्ट में समझा देती हूँ क्या है ये।
आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंट्री में बच्चे हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं उन प्लेसेस को जहां जहां हमें रिसोर्सेज मिल सकते हैं, हम इन्वेंशन करते हैं, राइट? जहाँ पे हम कुछ स्टेप्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल सर्वे करेंगे, मैपिंग करेंगे, उनका क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन, अंदाजा लगाएंगे कितनी क्वालिटी का निकलेगा, कितनी क्वांटिटी का निकलेगा, तब हम जाकर के वहां पे पूरा का पूरा माइनिंग प्रोसेस करते हैं। सेकेंड, अब हमने भाई सर्वे कर लिया, सब कुछ कर लिया, अब हमें टेक्नोलॉजी की चाहिए मदद, राइट? तो टेक्नोलॉजी की मदद से, स्किल की मदद से अपने इंस्टीट्यूशनल सेटअप करेंगे सो दैट इन सब चीज़ों को हम एक्सट्रैक्ट करेंगे। और फिर जब हमारी चीज़ें पूरी रिसोर्सेज निकल जाएंगी तो भाई हमारा कितना डेवलपमेंटल रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान है, हम इन चीज़ों को कैसे अपना नेशन का डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं हम अपना एफर्ट फर्स्ट 5 ईयर प्लान से ही हमने लॉन्च कर दिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। फर्स्ट 5 ईयर प्लान, ये इसको हम आजकल इसका नाम बदल के नीति आयोग हो गया है। फर्स्ट 5 ईयर प्लान ऐसे करके हर 5 साल के लिए हमारा ये प्लान बना रहता है। कुछ एजेंडाज होते हैं जैसे मल्टीपर्पज रूरल प्रोजेक्ट, पॉवर्टी को एरिडिकेशन, एजुकेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, दीज आर द मेन टॉपिक्स, रिमूव पॉवर्टी और 5 ईयर प्लान्स, राइट? अभी 5 ईयर प्लान को नीति आयोग बोला जाता है और इसके जो हेड होते हैं वो हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ आवर कंट्री होते हैं। रिसेंटली करंटली वी हैव आवर नीति आयोग हेड इज मिस्टर नरेंद्र मोदी, ठीक है? तो कहीं ना कहीं अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज इज नेसेसरी कंडीशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एनी रीजन। किसी भी रीजन के लिए रिसोर्सेज का होना अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन है, राइट? अब ऐसी भी बहुत सारे रीजन है हमारे कंट्री में जो रिसोर्सेज में तो रिच हैं लेकिन कहीं ना कहीं वो इकोनॉमिकली बैकवर्ड रीजन है। क्यों रीजन है इकोनॉमिकली बैकवर्ड? वहां तो रिसोर्सेज बहुत सारा मिलता है, बट द थिंग इज उनका इकोनॉमिकली डेवलपमेंट इसलिए नहीं हुआ है क्योंकि कहीं ना कहीं वहां पे ह्यूमन रिसोर्स का डेवलपमेंट नहीं हुआ है और कहीं ना कहीं उनका हिस्टोरिकल एक्सपीरियंसेस बहुत बुरा होगा, राइट? तो कुल मिला के हम ये बोल सकते हैं कि ऐसी जगह जो रिसोर्सेज में तो रिच हैं बट इकोनॉमिकली बहुत ही बैकवर्ड हैं, तो कहीं ना कहीं वहाँ की गवर्नमेंट ने, वहाँ के लोगों में टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट नहीं हुआ, एजुकेशन नहीं हुई, ह्यूमन रिसोर्स में वो लोग पीछे हैं और कहीं ना कहीं भाई हिस्टोरिकल एक्सपीरियंसेस ऑफ द पीपल, उनके हिस्टोरिक एक्सपीरियंसेस अच्छे नहीं रहे होंगे। अगर हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो भाई हमारे ऊपर ब्रिटिशर्स ने रूल किया था, बिल्कुल किया था। इन्वेडर्स आए बहुत सारे, हमें उन लोगों ने बिल्कुल जिसे बोलते हैं स्टार्टिंग में वी वर नोन एज अ गोल्डन बर्ड, बट क्या हुआ, आए इन्वेडर्स, लूट लाट के चले गए, राइट? एंड देन हमारा एक्सप्लॉइटेशन किया, हमारे रिसोर्सेज को उन लोगों ने यूज किया और हमें एक्सप्लॉइट किया, हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो ही नहीं पाया। अब इसीलिए हमें क्या करना होगा, हमें रिसोर्सेज को कंजर्व करना होगा सो दैट हमारी जो फ्यूचर जनरेशन है उसको स्कार्सिटी ना फेस करना पड़े, किसी चीज़ की कमी ना फेस करना पड़े। तो रिसोर्सेज हमें पता है डेवलपमेंट के लिए बहुत ही वाइटल है, इंपॉर्टेंट है, लेकिन कहीं ना कहीं ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज की वजह से हमें इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स होती हैं। तो कहीं ना कहीं हमें इसे ओवरकम करने के लिए रिसोर्स कंजर्वेशन डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और इसी चीज को आगे बढ़ाते हुए हमारे जो गांधी बापू थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी वॉइस को रेस करते हुए उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया। बहुत बार स्टेटमेंट ये एग्जाम में आ जाता है या आ जाता था कि देयर इज इनफ फॉर एवरीबॉडीज नीड्स एंड नॉट फॉर एनीबॉडी ग्रेड, मतलब वो काफी है हमारे पास अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, लेकिन किसी के लालच के पूरा करने के लिए हमारे पास कमी है, राइट? तो उन्होंने ये एग्जाम्पल दिया एंड उन्होंने ये बोला कि कुछ इंडिविजुअल्स जो शेल्फिश होते हैं, जो होते हैं एक्सप्लॉइटेटिव नेचर के होते हैं, वो कहीं ना कहीं हमारी जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी होती है द रूट कॉज ऑफ रिसोर्स डिप्लेशन। यही कुछ रीजंस होते हैं रिसोर्सेज के डिप्लेशन का एट द ग्लोबल लेवल। एंड उनकी ये थ्योरी थी कि भाई मास प्रोडक्शन के लिए हम अगेंस्ट हूँ, इंस्टेड ऑफ मास प्रोडक्शन ही वॉन्टेड द प्रोडक्शन बाय मासेस, ठीक है? मतलब बल्क में किसी चीज का प्रोडक्शन मत करो बल्कि वही प्रोडक्शन मासेस द्वारा करो।
राइट ये इंपॉर्टेंट है। बाकी दिस टॉपिक इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, 1 मार्कर क्वेश्चन इसमें बनता है, कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट इंटरनेशनल जो हमारा जो लेवल था, जो क्लब था, वो कहाँ पे था? वो रोम में था। पहली बार इनका सिस्टमेटिक जो मीटिंग हुआ था कहाँ हुआ था? 1968 में, रिसोर्स कंजर्वेशन के ऊपर। एक राइटर थे जिनका नाम शूमैकर था, उन्होंने गांधीन फिलॉसफी के चलते हुए जो ग्रीडी वाला लाइन गांधी जी ने बोला था, इन्होंने एक बुक लिखी, इस फिलॉसफी को इन्होंने मेंशन किया, स्मॉल इज ब्यूटीफुल। उसके बाद ब्रुनेटन लैंड कमीशन रिपोर्ट आया 1987 में, और इसने इंट्रोड्यूस किया सस्टेनेबल डेवलपमेंट को। इसका ईयर आप याद कर लेना। और फिर एक और बुक आई, आर कॉमन फ्यूचर, एक अनदर सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन था कहीं ना कहीं हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लेकर के। और बाकी 1992 का अर्थ समिट रियो डी जेनेरियो का हमें पता ही है। अब हम बात करेंगे लैंड रिसोर्स की। लैंड रिसोर्स की अगर हम बात करते हैं तो हमें पता है भाई कि हम अगर इंडिया जैसी कंट्री की बात करते हैं तो भाई लैंड हमारे ह्यूमन लाइफ को, इकोनॉमिक एक्टिविटीज को, ट्रांसपोर्ट को, कम्युनिकेशन को, हर चीज को हेल्प करता है, राइट। और अगर हम ऊपर से लेकर के हमारा साउथ इंडिया की बात करें तो हेयर वी हैव पूरा का पूरा हमारा प्लेट्यू आ जाता है, हेयर वी हैव आवर प्लेन, राइट। और अगर हम बात करें माउंटेन्स की तो नॉर्थ इंडिया और हमारा नॉर्दर्न ईस्टर्न साइड हमारा पूरा का पूरा आ जाता है माउंटेन्स। इनका परसेंटेज यू हैव टू लर्न। हमारा जैसे प्लेन का परसेंटेज 43% है, एंड माउंटेन की बात करें तो 30% है। दिस अ पाई डायग्राम। एंड प्लेट्यू की बात करें तो 27%, राइट। यहाँ पे ये इसकी एक्सप्लेनेशन दे रखी है, एक बार आप रीडिंग जरूर करिएगा। अब हम बात करेंगे लैंड यूटिलाइजेशन की। इट मींस लैंड रिसोर्स को हम फॉलोइंग पर्पस के लिए यूज करते हैं। फर्स्ट आता है हमारा फॉरेस्ट। वी नो वेरी वेल, फॉरेस्ट जो नेचुरली अकर करते हैं, हमारे वेजिटेशन, उसे हम फॉरेस्ट बोलेंगे। अब लैंड को अब हम क्या और कैसे यूटिलाइज करते हैं? देखो, लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, मतलब ऐसी जमीन जो कल्टीवेशन के लिए अवेलेबल नहीं है। भाई क्यों अवेलेबल नहीं है? क्योंकि वो बैरन लैंड है। बैरन इट मीन्स बंजर, और या तो वेस्ट लैंड है। अब वेस्ट लैंड क्या होता है? वेस्ट लैंड में आप हिली एरिया समझ लो, डेजर्ट एरिया समझ लो, जहां पे रोड्स बनते हैं उन एरियाज को समझ लो। मतलब द लैंड विच इज नॉट यूजिंग फॉर कल्टीवेशन, यूज में नहीं आ रही है, उसको हम वेस्ट लैंड बोल रहे हैं। तो लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, क्यों? तो आपने बोलना है बैरन लैंड और वेस्ट लैंड। एंड सेकेंड आता है लैंड पुट टू नॉट एग्रीकल्चरल यूजेस, ऐसे लैंड जो नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस के लिए हम बेसिकली यूज कर रहे हैं, जैसे बिल्डिंग, रोड्स, फैक्ट्रीज, हम इनकी बात करेंगे। अब हम बात करेंगे अदर कल्टिवेटेड लैंड, अदर अनकल्टिवेटेड लैंड। अदर अनकल्टिवेटेड लैंड कुछ और जमीनें जो वहां पे कल्टीवेशन नहीं हो रहा है, एक्सक्लूडिंग, यहाँ पे फैलो लैंड को एक्सक्लूड कर दिया। अब फैलो लैंड क्या होता है, बड़े ध्यान से सुनना। अ पीस ऑफ लैंड दैट इज नॉट नॉर्मली यूज्ड फॉर फार्मिंग, राइट, उसे हम फैलो लैंड कह रहे हैं। तो भाई किस लिए फैलो लैंड को हम एक्सक्लूड कर रहे हैं, तो जरा देख लो। एक तो होता है हमारा परमानेंट पास्चर इन द ग्रेजिंग लैंड, ऐसी जमीन है जहां पे पशु चारा चरते हैं। और एक ऐसी जमीन है जहां पे मिसलेनियस ट्री क्रॉप्स उगे हुए हैं, जिन्हें हम नेट सोन एरिया में शामिल नहीं करते। नेट सोन एरिया इट मींस टोटल एरिया सोन विद क्रॉप, जहां पे हम फसल उगाते हैं, जिस भूमि पे हम फसल उगाते हैं उसे हम नेट सोन एरिया बोलते हैं। तो पहला हो गया परमानेंट पास्चर ग्रेजिंग लैंड, दूसरा हो गया हमारा लैंड अंडर मिसलेनियस ट्री क्रॉप। मिसलेनियस ट्री क्रॉप यानी कोई एक जमीन पड़ी हुई है, खाली है, और उस पर तरह तरह की झाड़ियां, पेड़, पौधे, ये सब उगे पड़े हुए हैं। फिर आता है हमारा थर्ड कल्चरेबल वेस्टलैंड। कल्चरेबल वेस्टलैंड मतलब पक्का एक ऐसी जमीन जिसपे खेती तो हो रही है बट खेती हम नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? मे बी क्या पता हम फॉरेन कंट्री चले गएंगे, क्या पता वहां पे कोई रह ही नहीं रहा है, पिछले 5 साल से जमीन ऐसे ही खाली पड़ी हुई है। मोर देन 5 एग्रीकल्चर ईयर, इट मीन्स एग्रीकल्चर ईयर व्हाट? इट मीन्स सोन टू हार्वेस्टिंग जो पीरियड होता है, इट्स कॉल्ड एग्रीकल्चर ईयर। तो पिछले 5 सालों से या मोर देन 5 ईयर जमीन खाली पड़ी है, उसको हम कल्चरेबल वेस्टलैंड बोलते हैं। आ गया हमारा फैलो लैंड। फैलो लैंड दो तरह की हमारी आएंगे, एक करंट फैलो लैंड जिसका ईयर हमारा होता है 1 ईयर और लेस देन 1 ईयर विदाउट कल्टीवेशन, इज कॉल्ड करंट फैलो लैंड। और एक होती है अदर देन करंट फैलो लैंड जिसका टाइम ड्यूरेशन होता है जो 1 से 5 साल के बीच तक अनकल्टिवेटेड होता है, राइट, उसे हम बोलेंगे अदर देन करंट फैलो लैंड। इसी ढंग से हमारा आता है एक नेट सोन एरिया। नेट सोन एरिया इट मीन्स area sown more than once in an agriculture year plus net sown area is known as gross cropped area. It means net sown area को हम gross crop area बोलेंगे। For example, मेरा इतना
फील्ड है और इतने फील्ड पे मैं खेती ना करके सिर्फ इतने फील्ड पे हम लोग एग्रीकल्चर कर रहे हैं, तो दिस इज कॉल्ड नेट सोन एरिया। ये मेरा नेट सोन एरिया कहलाएगा। या आप सिंपल सा अगर नेट सोन एरिया का एक सिंपल सा डेफिनेशन की डिमांड करते हैं तो डेफिनेशन होगी द टोटल एरिया सोन विद क्रॉप इज कॉल्ड नेट सोन एरिया। अब हम बात करेंगे लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया। तो भाई यहाँ पे डिफरेंशिएशन दिखाया है कि हमारा 1960 टू 61 में ऐसे इतने परसेंट पे इतनी जमीनें थी और 14 टू 15 में इतने परसेंट पे इतनी जमीनें थी। ज्यादा डिफरेंस नहीं है। बेसिकली एज वी नो दैट हमारा टोटल ज्योग्राफिकल एरिया कितना आता है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, राइट। अब हमने जो डाटा उठाया है वो सिर्फ 93% का उठाया है। रीजन क्यों? क्योंकि कुछ पार्ट हमारा पाकिस्तान के पास है जिसे हम पीओके बोलते हैं, और कुछ जो पोर्शन है नॉर्दर्न ईस्टर्न स्टेट्स का वहां पे हमने अपना सर्वे नहीं किया बिकॉज ऑफ देयर टेरेन सरफेस, राइट। अब हम ये बोल रहे हैं लैंड अंडर परमानेंट पास्चर ये डिक्रीज हुआ है। कहाँ है परमानेंट पास्चर? जरा देखो पर्पल कलर यहाँ पे है 4.71% एंड ऑन द अदर हैंड साइड यहाँ पे देखें तो 3.3%, राइट। अच्छा, ये तो डिक्रीज हुआ है। और अगर हम बात करें अपने जो हमारी जो फॉरेस्ट जो पॉलिसी है, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी की बात करें जो 1952 में आई थी, कहीं ना कहीं इसने क्या बोला? इसने ये बोला कि एटलीस्ट हमारा जो ज्योग्राफिकल एरिया है, फॉरेस्ट एरिया कितना होना चाहिए? इट शुड बी 33%। बट अगर हम बात करें तो क्या हमारा 1952 में जो फॉरेस्ट एरिया था ब्लू कलर 18.11, क्या वो बढ़ा फिर 14 और 15 में? तो यस, इसमें इंक्रीज हुआ, बट कितना? 23.3% है ये, राइट। होना कितना चाहिए हमारा? 33%। तो बच्चों ऐसा ग्रोथ नहीं हुआ, बट हम इन सब चीजों पे नजर रख रहे हैं। जो हमारा वन महोत्सव प्रोग्राम अगर होता है, प्लांटिंग फॉरेस्टेशन का प्रोग्राम होता है, हम उसमें अपना पार्टिसिपेशन करते हैं और कहीं ना कहीं ये कंसीडर किया जाता है भाई दीज थिंग्स आर एसेंशियल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोगों का लाइवलीहुड भी फॉरेस्ट पे बेस्ड है, राइट। और हम क्या करते हैं बेसिकली कॉन्टिन्यूस यूजेस ऑफ लैंड जब हम लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए करते हैं, अप्रोप्रिएट मेजर्स अडॉप्ट नहीं करते हैं, तो उससे क्या होगा? लैंड का डिग्रेडेशन होगा। लैंड मतलब खराब होगी, बैरन हो जाएगी और कहीं ना कहीं देन उसका सीरियस रेपरकशंस सोसाइटी पे पड़ता है, इम्पैक्ट पड़ता है, राइट। अब लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन मेजर की बात करेंगे, वो हम देखते हैं क्या है। लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन मेजर में फिलहाल तो हम लैंड डिग्रेडेशन को बात करेंगे कि कहीं ना कहीं 95% ऑफ द बेसिक नीड्स फॉर फूड, शेल्टर, क्लोथिंग हम लैंड से ही ले रहे हैं। इनफैक्ट वी कांट इमेजिन आवर लाइफ विदाउट लैंड, राइट। हमारे कपड़े से लेकर, हमारा घर से लेकर, हमारे फैन से लेकर, ईच एंड एवरीथिंग इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कमिंग फ्रॉम लैंड, ठीक है। अच्छा, तो हमारी जो जमीनें हैं वो बैरन, वो उनका डिग्रेडेशन कैसे हो रहा है? लैंड का डिग्रेडेशन कैसे हो रहा है? तो हमने यहाँ पे फ्यू स्टेट्स की बात की है, फॉर एग्जांपल झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा। यहाँ पे डिफॉरेस्टेशन होता है। क्यों होता है? बिकॉज ऑफ माइनिंग। यहाँ पे माइनिंग होती है जिससे माइनिंग के लिए डिफॉरेस्टेशन किया जाता है, जिससे हमारा लैंड को डिग्रेड होता है, राइट। अब कुछ स्टेट हैं जैसे कि गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, ओवरग्रेजिंग की वजह से यहाँ पे लैंड डिग्रेडेशन होता है। ऑन द अदर हैंड साइड अगर हम पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ओवर इरिगेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द लैंड डिग्रेडेशन, राइट। तो इन चीजों को बच्चे आपने याद करना है कि कहाँ पे माइनिंग की वजह से होता है, कहाँ पे हमारा ओवर ग्रेजिंग की वजह से लैंड डिग्रेडेशन होता है और कहाँ पे हमारा ओवर इरिगेशन की वजह से लैंड डिग्रेडेशन होता है। अच्छा, फिर आगे हम क्या बात करेंगे? कुछ हमारे मिनरल प्रोसेसिंग जो यूनिट्स होती हैं, इंडस्ट्रीज होती हैं, हमारी कुछ ऐसी फैक्ट्रीज होती हैं जहाँ पे डस्ट पार्टिकल, सेरेमिक इंडस्ट्रीज वगैरह होती हैं जहाँ पे सोप स्टोन्स वगैरह बनते हैं, सीमेंट इंडस्ट्री बनती है, डस्ट पार्टिकल उड़ते हैं, केमिकल्स होते हैं। जब वो एफ्लुएंस, हॉट एफ्लुएंस या जो वेस्ट होते हैं वो कहीं ना कहीं जब उनका डंपिंग या तो वाटर पे या तो लैंड पे पड़ता है तो कहीं ना कहीं वो भाई हमारे लैंड को डिग्रेड कर देते हैं। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? उसका कंजर्वेशन मेजर क्या है? तो इट्स वेरी सिंपल। पहली चीज है एफॉरेस्टेशन। एफॉरेस्टेशन इट मीन्स प्लांटिंग मोर एंड मोर ट्री इज कॉल्ड एफॉरेस्टेशन। फिर सेकंड पॉइंट है हमारा शेल्टर बेल्ट, राइट। एफॉरेस्टेशन फर्स्ट हो गया। शेल्टर बेल्ट होता है हमारा प्लांटिंग ऑफ अ ट्री इन अ सिंगल रो,
is called shelter belt, और shelter belt always stop the movement of wind, right? अब इससे क्या होगा? विंड इरोजन नहीं होगा, स्टेबलाइजेशन होगा सैंड ड्यून्स का, ठीक है? हम उसे थॉर्नी बुशेस लगा सकते हैं, ये सब चीजें हो सकती हैं। फिर उसके बाद प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ वेस्टलैंड, जो वेस्टलैंड्स होते हैं उनका प्रॉपर मैनेजमेंट करो, सो दैट कि उनको यूजफुल बनाओ बाकी चीजों में। और क्या हम कर सकते हैं? माइनिंग एक्टिविटीज को हमें कंट्रोल करना होगा। प्रॉपर डिस्चार्ज एंड डिस्पोजल ऑफ इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स एंड द वेस्ट आफ्टर ट्रीटमेंट कैन रिड्यूस द लैंड वाटर डिग्रेडेशन इन इंडस्ट्रियल एंड सबअर्बन एरियाज। इट मीन्स जो हमारे इंडस्ट्रियल वेस्ट होते हैं, हॉट एफ्लुएंट्स होते हैं, जो वाटर में जिनका ड्रेन कर दिया जाता है। अब जाहिर सी बात है भाई, गर्म पानी है, तालाब में आप छोड़ोगे तो तालाब की जो एक्वेटिक लाइफ है, एक्वेटिक एनिमल है, बेचारे वो तड़पेंगे नहीं, क्योंकि उसके अंदर तो टॉक्सिक सब्सटेंसेस ऑल्सो है, ऑलरेडी है। अब टॉक्सिक सब्सटेंसेस की वजह से बेचारी मछलियां और बाकी जितने भी जीव जंतु हैं वो क्या करेंगे? मर जाएंगे। और अगर हम लैंड पे उन हॉट जो सॉलिड वेस्ट हैं उनका डंप करते हैं, जो इंडस्ट्री से निकलते हैं, तो जाहिर सी बात है वो जो लैंड पे जहां पे इनका डंपिंग किया जाएगा वो एरिया भी कंटामिनेटेड हो जाएगा, हमारी बेचारी लैंड बैरन हो जाएगी। तो कुल मिला के हम ये बोलते हैं कि भाई एफॉरेस्टेशन जरूरी है, शेल्टर बेल्ट भी जरूरी है, प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ वेस्टलैंड करिए, कंट्रोल करिए अपने ग्रेजिंग सिस्टम पे, राइट? एंड जो हॉट एफ्लुएंट्स हैं कहीं ना कहीं उनका प्रॉपर डिस्चार्ज मैनेजमेंट हमें करना चाहिए। नाउ नेक्स्ट लेक्चर में बच्चे हम सॉइल एज अ रिसोर्स करेंगे एंड क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल करेंगे। आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू।